कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। तो तय आपको करना है कि आपको कमजोर बनना है या फिर आपको विजेता बनना है। मुझे पता है इस समय बोर्ड एग्जाम जो बहुत नजदीक आ चुका है, ऐसे में आपको रिग्रेट भी फील हो रहा होगा कि जो मैंने अपनी पढ़ाई इतने अच्छे से क्यों नहीं कर पाया, मैं अपना सिलेबस तक कंप्लीट क्यों नहीं कर पाया, काश थोड़ा और टाइम मिल जाता कि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाता हूँ। पर मैं आपको बता दूँ भाई, अभी भी कोई समय नहीं गया है। आप जो भी गलतियाँ आपसे हुई, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है आपका। अब उन सब बातों को भूल जाइए और पछतावा करने का समय बिल्कुल भी नहीं। अब आपको क्या करना है, जो भी बचे हुए दिन है उनको अच्छे से यूज करना है और अपना 100% देना है अपने बोर्ड एग्जाम में। इसलिए अब आपको रिग्रेट बिल्कुल भी फील नहीं करना है, ठीक है। अब आपको मेहनत करके जो भी बोर्ड एग्जाम के जो भी दिन बचे हुए हैं इनको यादगार बनाना है। इसीलिए अब आपको लग जाना है। हाँ, कुछ ही दिन बचे हुए हैं मुझे पता है, ठीक है, लेकिन अगर आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत बोर्ड एग्जाम कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। बहुत छोटा सा एक सामान्य सी घटा है बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो इसलिए आपको टेंशन यार बिल्कुल मत लीजिए, टेंशन छोड़ दीजिए और जो भी दिन बचे हुए हैं आप हमारे साथ लग जाइए। अगर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके सभी सब्जेक्ट का रिवीजन जो है एग्जाम से पहले हम करवा देंगे। क्लास 10th का कोई स्टूडेंट है तो मैं बता दूं ज्ञानोदय के गुरुजी चैनल से पढ़ाई करें। ओके मेरे भाई, तो चलिए हम क्लास 12th की हम बात कर रहे थे, तो हम इस चैनल जो है स्पेशली क्लास 12th के लिए है। हालांकि क्लास 10th की भी कुछ क्लासेस होती हैं, पर क्लास 10th के लिए मैं बोलूँगा कि ज्ञानोदय के गुरुजी चैनल से ही पढ़ाई करो, ठीक है भाई। तो यह चैनल स्पेशली क्लास 12th का है। तो मैंने आपका जो एग्जाम स्टार्ट होना है 24 फरवरी से आपका एग्जाम है, सबसे पहला एग्जाम ही हिंदी का है। तो मैंने आपकी रिवीजन क्लासेस हिंदी से स्टार्ट की। 2 क्लास में हमने पूरा हिंदी जो है कंप्लीट कर लिया है। अब 2 क्लास में हम पूरा इंग्लिश खत्म करने वाले हैं। इसके बाद 2 क्लास में पूरा फिजिक्स, ठीक है। हिंदी में हमने क्या किया, 1 क्लास में पूरा व्याकरण, 1 क्लास में बाकी का पूरा खंड का गद्य पद साहित्य इतिहास और साहित्यिक परिचय पूरा कहानी खंड का पूरा 1 क्लास में, और 1 क्लास में व्याकरण किया था। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और 1 क्लास में अब यहाँ पर हम इंग्लिश में क्या करेंगे, वही चीज़ हम इंग्लिश में भी करेंगे। 1 क्लास में पूरा लिटरेचर और 1 क्लास में पूरा व्याकरण, आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है, ठीक है, वो हम खत्म करने वाले हैं। तो इस क्लास में आपका जो पूरा व्याकरण वाला पोर्शन है वो आज हम खत्म कर देंगे। और कल एक वीडियो आएगा पूरा लिटरेचर का वीडियो, जिसमें आपका जो पूरा लिटरेचर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ ना भैया कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, कोई भी सब्जेक्ट का आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट जो है उसका रिवीजन सिर्फ 2 क्लास में हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करवा देंगे हम। और उसके बाद में जब जो आपके बचे हुए दिन होंगे, जो भी एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच के दिन, उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मॉडल पेपर लगाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेंशन यार छोड़ देना है। अब आपको जो भी बचे हुए दिन हमारे साथ लग जाना है और जो अपना 100% देना है। तो चलिए भैया अपना ग्रामर वाला जो टॉपिक है पूरा स्टार्ट करते हैं। और बता दें आपको कि यहाँ 25 नंबर का पूरा पोर्शन होता है ग्रामर वाला, ठीक है। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ग्रामर का कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, हर एक टॉपिक को इस क्लास में कवर किया गया है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए लाइक कर दीजिए और कॉपी कलम लेकर बैठना मेरे भाई, ठीक है। कॉपी कलम लेकर बैठना, हर एक टॉपिक डिस्कस होगा। बात करें कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, तो भैया नरेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और ट्रांसलेशन 5 नंबर में आता है, ठीक है। और उसके बाद में एडियम्स एंड फ्रेजेज, ठीक है, जो भी आपके लोकोक्तियाँ मुहावरे हैं, सिनोनियम्स जो भी समानार्थी शब्द है, एंटोनियम्स जो भी विलोम शब्द है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जैसे कि हमने हिंदी में पढ़ा नहीं था कि जिसे दिखाई नहीं देता अंधा, जिसे जीता ना जैसे अजय, जो पढ़ा लिखा हो साक्षर, जो पढ़ा लिखा ना हो निरक्षर, वही है, ठीक है। और होमोफोन्स की बात करें, यानी शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ठीक है। आपने पढ़ा था कि हाँ एक ही जैसे 2 शब्द होते हैं जिनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो वही आज की क्लास में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुल कितने टॉपिक हो जाते हैं, लगभग 5 इधर हैं 5 इधर, लगभग 10 टॉपिक पूरे हो जाते हैं। 10 टॉपिक के लिए आपको कुल मिलने हैं 25 नंबर। 25 नंबर मिलने वाले, बात करें इन सब छोटे छोटे टॉपिक की तो ये सब 2-2 नंबर में आने वाले हैं। और ये जो है आपका ट्रांसलेशन सिर्फ ये 5 नंबर में आने वाला है, ठीक है मेरे भाई। तो कुल 25 नंबर का काम होने वाला है आपकी इस एक क्लास से। 25 नंबर का 70 में से 25 नंबर एक क्लास में आपका पूरा कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद में लिटरेचर जो है उसे भी एक क्लास में पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। इसलिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लासेस इस चैनल पर देखने को हमेशा मिलती रहती हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पर। क्या हमारा सबसे पहला टॉपिक नरेशन। चलिए तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे सामने आ चुका है, क्या है, नरेशन। अब भैया नरेशन में होता क्या है, आपको कोई एक डायरेक्ट कथन दिया जाता है, यानी आपको एक प्रत्यक्ष कथन दिया जाता है जिसको आपको अप्रत्यक्ष कथन यानी इनडायरेक्ट में चेंज करना रहता है। अब ये इनडायरेक्ट होता क्या है, डायरेक्ट होता है जब हम किसी से प्रत्यक्ष रूप से कोई बातचीत करते हैं कोई, तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट कथन। अब लेकिन अप्रत्यक्ष क्या होता है, जब हम किसी से कोई बात पुरानी हो चुकी है, जब हम किसी और को बताएंगे तो अपने शब्दों में कन्वर्ट करके तो बताएंगे। अब जैसे भैया जब आप छोटे थे तो आपसे मम्मी क्या कहती थी, जाओ चीनी ले आओ उनके यहाँ से, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ पर क्या बताते थे कि मम्मी ने कहा है कि जाओ चीनी ले आओ, यही तो बताते थे। लेकिन जब आप बड़े हो गए हैं तो आप क्या बताते थे, यानी वो डायरेक्ट बताते थे कि जो मम्मी ने कहा वहीं जाके बता दिया। अब आप बड़े हो गए हैं, अब मम्मी कहेंगे कि जाओ चीनी ले आओ, तो आप वहाँ पर क्या जाओगे, ये थोड़ी ना कहोगे कि हाँ मम्मी ने कहा है कि जाओ चीनी ले आओ, ये जाओगे डायरेक्ट बोलोगे कि चीनी दे दो, यही तो बोलोगे। यानी उससे आपने अपने शब्दों में कन्वर्ट करके कहा, तो ये हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है। समझ में आया क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट। तो आपको एक डायरेक्ट कथन दिया जाता है जिसको आपको इनडायरेक्ट में करना रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक दिया गया है कि ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 2 days, कि उन्होंने मुझसे कहा
कि कृपया जो है अपनी बुक 2 दिनों के लिए मुझे दे दीजिए। ठीक है भैया, कि कृपया अपनी बुक मुझे 2 दिनों के लिए दे दीजिए। अब यह बात जो है पुरानी हो चुकी है। जब मैं इसे किसी दूसरे व्यक्ति को बताऊंगा, यानी कहने का अर्थ है जब मैं इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा, किसी दूसरे व्यक्ति को बताऊंगा, तो मैं क्या कहूँगा भैया कि जो है वह मुझसे मेरी किताब मांग रहा था, वह मुझसे मेरी किताब मांग रहा था, यही तो कहूँगा ना। ये थोड़ी कहूँगा कि अपनी किताब जो है 2 दिनों के लिए दे दीजिए। ठीक है, ये तो उसने कहा था, लेकिन जब मैं किसी दूसरे व्यक्ति को बताऊंगा तो क्या बताऊंगा कि वह मुझसे मेरी किताब मांग रहा था। ठीक है, तो भैया देखिए सेंटेंस क्या दिया गया है कि ही सेड टू मी प्लीज़। अब कहीं भी आपको प्लीज़ लिखा दिख जाए तो आपको आस्क्ड बिल्कुल भी नहीं लिखना है। वहाँ पर क्या होता है, गुजारिश होती है, विनती होती है, रिक्वेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको आस्क्ड के स्थान पर आस्क्ड नहीं रखना है, आस्क्ड के स्थान पर रिक्वेस्ट लगाना है। ठीक है भैया, रिक्वेस्ट लिख लीजिए, आस्क्ड के स्थान पर आपको रिक्वेस्ट लिखना है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, ये हट जाएगा, आपका जो है इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और इसके स्थान पर टू आ जाएगा। इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर टू आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना क्लियर है। हाँ, इस वाले सेंटेंस में आपका टू आ जाता है। जब आपका वैसे तो आपका जो सिंपल सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस, जब उसको चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट आ जाता है। लेकिन जब इस तरह के सेंटेंस को करते हैं जहाँ पर गुजारिश होती है, विनती होती है, ऑर्डर होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर टू लगा देते हैं, कंजक्शन टू का यूज करते हैं। और आगे क्या दिया गया है, टू। अब देखिए प्लीज़ तो हट गया क्योंकि हमने इसे रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया। और क्या है, गिव मी योर बुक फॉर 2 डेज, कि गिव और उसके बाद में अब मी तो यहाँ लिखेंगे नहीं क्योंकि ये प्रोनाउन तो चेंज करना पड़ेगा ना मेरी जान। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, उन्होंने क्या कहा था कि मुझे दे दीजिए। ये किसने कहा, उसने तो कहा कि मुझे दे दीजिए, यानी चाहिए किसे, उसे चाहिए। तो उसे के लिए क्या लिखेंगे, हिम। ठीक है, उन्होंने तो कहा कि मुझे दे दीजिए, यानी किसे देना है, उसे देना है। तो उसे के लिए हम हिम का यूज करते हैं। कोई लड़का है, ठीक है, तो हिम का यूज करेंगे। और योर बुक, उन्होंने कहा कि योर बुक, किससे कहा था, मुझसे तो कहा था कि अपनी किताब दे दीजिए, यानी वो मुझसे मेरी किताब तो मांग रहा था, मुझसे मेरी किताब मांग रहा था। वो यही तो कह रहा था कि अपनी किताब जो है, तुम्हारी किताब जो है वो मुझे दे दीजिए। और मुझसे कह रहा था, यानी वो मेरी किताब तो मांग रहा था सिंपली। तो मैं क्या लिखूंगा, माई लिख दूंगा। ठीक है, यू के स्थान पर माई लिख दूंगा, माई बुक। और जो है बाकी वैसे ही लिख दूंगा फॉर 2 डेज। क्या कोई दिक्कत, अब देखिए 2 डेज के स्थान पर 2 डेज ही तो रहेगा, 3 तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो बाकी चेंज किया हमने, सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ था। ठीक है, इसका मतलब गुजारिश थी, विनती थी, रिक्वेस्ट था, रिक्वेस्टेड लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का कंजक्शन लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, और प्लीज़ गिव। अब देखिए इसको जब हम प्रोनाउन चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं, वह मुझसे, देखिए वह कह रहा था कि, कौन कह रहा था कि मुझे किताब चाहिए, वही तो कह रहा था ना, यानी किताब किसे चाहिए, उसे चाहिए, यानी गिव हिम। ठीक है, और क्या कह रहा था कि तुम्हारी किताब, यानी अपनी किताब मुझे दे दो, मुझसे कह रहा था, यानी वो मेरी किताब मांग रहा था। तो क्या लिखूंगा, माई बुक। ठीक है, वह मेरी किताब मांग रहा था जब मैं इनडायरेक्ट चेंज करूँगा। ठीक है भैया, क्लियर है इतना। हाँ, बस आपको कुछ करना नहीं, आस्क्ड जो है इसको सही कर लेना भाई। ठीक है, गलती हो जाता है कभी कभी, तो रिक्वेस्ट लगा लेना आप इसे। इसके स्थान पर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस रिक्वेस्ट लगा देना है, रिक्वेस्टेड। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी, बस इतना कर देना है। चलिए अगला क्या है, अगला दिया गया है कि ही सेड, उसने कहा, ओह अरे इट इज़ आ बैड वेदर, कि यह कितना बुरा मौसम है। आई कैन नॉट ड्राइव, मैं नहीं चला सकता। कोई हो कर सकता है, कार हो, साइकिल हो, उसकी बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं चला सकता, कि मौसम बहुत ख़राब है। ठीक है, तो जब आ जाता है कहीं भी ओह आ जाए, उई माँ, ठीक है, आज अल्लाह, हुर्रा, अलास, ये सब आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड। अब जैसे मान लीजिए क्या है, कोई खुशी वाली बात है तो लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और कोई दुख वाली बात है तो लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। आश्चर्य कहीं पर प्रकट हो रहा है तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। लेकिन आपको इसका भी एक उपाय है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ आप एक्सक्लेम्ड लिख दीजिए, कोई गलती नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आप एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे, इट। अब देखिए सेंटेंस जो है ये तो बीत चुका है कि हाँ जो है मौसम ख़राब है, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। ठीक है, अब ये जो बात मैं किसी और को बताऊंगा तो बात तो पुरानी हो चुकी है, और पुरानी यानी पास्ट, तो पास्ट टेंस में हम जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज नहीं लगकर वाज लग जाएगा, इट वाज आ बैड वेदर। ठीक है, बस इज के जगह पर वाज लग जाएगा क्योंकि यह बात पुरानी हो चुकी है जब हम किसी और को बताते हैं। ठीक है, एंड जो है, एंड ही कैन नॉट के स्थान पर कुड नॉट लग जाएगा क्योंकि बात पुरानी हो चुकी है, पास्ट हो चुकी है। ठीक है, कुछ हमने किया यहाँ पर, कुछ नहीं किया।
ठीक है। तो कहीं भी समझ जाइए कि अगर कहीं ओह आ जाए, अरे, आलाश, ये सब आ जाए तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, जहाँ पर लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विथ, ठीक है, ये लगाते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड विथ और उसके बाद में जॉय ना लिखकर आप डायरेक्ट यार एक्सक्लेम्ड लिख दो, सही रहेगा पूरा। और कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया इतना। चलिए अगला क्या दिया गया है। अगला दिया गया है कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच, कि तुम क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेल रहे हो। राम ने मुझसे कहा कि तुम क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेल रहे हो, यानी वो मुझसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कहीं भी पूछने वाला वो आता है तो कौन सा सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तुरंत ही आप पहचान लिए कि कौन सा सेंटेंस है, ये तो भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, कहीं भी अब देखिए, अगर इज हो जाता, हैव, वाज, इन सब से शुरू होता, तब तो हम क्या करते हैं, तब तो हम कंजक्शन वही दूसरा लगाते। लेकिन WH वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, वही कंजक्शन हम उठाकर लगा देंगे, ठीक है। WH वाला वही कंजक्शन उठाकर लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, सेट टू को किस में कन्वर्ट करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सेट टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। उसके बाद में आस्क्ड मी और WH वाला जो कहीं पर आ जाए तो उसी को हम कंजक्शन बना लेते हैं कि ही आस्क्ड मी व्हाई, और फिर क्या कह रहा था कि तुम क्यों क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेल रहे हो, ठीक है। अब यह बात तो पुरानी हो चुकी, तो मैं किसी और को बताऊंगा तो क्या बताऊंगा कि उसने मुझसे पूछा कि मैं क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेल रहा था, यही तो बताऊंगा ना, क्योंकि बात तो पुरानी हो चुकी है। यानी इसे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आर के स्थान पर वाज लग जाएगा, बाकी हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्या है, अगला है सीमा सेड टू मी लव इज ब्लाइंड, कि सीमा ने मुझसे कहा कि जो प्यार जो होता है अंधा होता है। अब देखिए ये बात जो है 100% सही है कि जो प्यार है अंधा होता है, अंधा ही नहीं होता, बहरा गूंगा सब होता है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दिखे, जैसे कि 2 2 4 होता है, तो ये तो यार सार्वभौमिक सत्य है, ये तो कहोगे नहीं कि 2 2 4 होते थे, यानी उसे टेंस तो कन्वर्ट नहीं करोगे कि हाँ 2 2 4 होते थे, मतलब यही तो कहोगे है प्रथम प्रधानमंत्री वही थे, ठीक है, यही तो कहोगे ना भाई, ठीक है। यानी कहीं भी अगर आपको सार्वभौमिक सत्य दिख जाए, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे कहते हैं, ऐतिहासिक सत्य, कि जैसे कि भारत को आज़ादी इतने में मिली थी, तो चेंज टेंस तो नहीं चेंज करोगे ना। 3 3 6 होते हैं, किसी और को बताओगे थोड़ी बताओगे कि हाँ 3 और 3 मिलकर 6 होते थे, तो टेंस तो नहीं चेंज करोगे ना। तो इसी में यही करना है, टेंस तो बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है। और क्या करना है, सीमा सेट टू को कहाँ किस में चेंज करना है, टोल्ड में चेंज करना है। सिंपल सा सेंटेंस है तो आपको टोल्ड में चेंज कर देना है, सीमा टोल्ड मी, और फिर कंजक्शन पे दैट का यूज हो जाएगा, ठीक है, कंजक्शन दैट का यूज हो जाएगा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर। बाकी सब वैसे ही लिख देंगे कि लव इज ब्लाइंड, यानी प्यार जो है अंधा होता है, अंधा होता है ठीक है। तो कहीं भी आपको अगर सार्वभौमिक सत्य वाला जो कथा दिखाई दे, समझ जाइए कि हाँ वहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस सेट टू को टोल्ड में कर देना है कन्वर्ट, और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। बाकी सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे, सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सत्य है यार, सत्य बात तो उसे चेंज थोड़ी करेंगे, नहीं। हाँ 2 2 4 होते हैं, 2 and 2 is 4, तो 2 and 2 वाज तो लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह आपका ये जो है नरेशन वाला टॉपिक हो जाता है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे हमने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आस्क्ड वाला सही कर लीजिए, ठीक है, इसे रिक्वेस्ट लगा लीजिएगा, रिक्वेस्टेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुजारिश हो रही है, विनती हो रही है, ठीक है। समझ में आया इतना। चलिए अगला क्या है हमारा, अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, सिंथेसिस। देखिए सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस में आपको 2 सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है, 2 से ज़्यादा भी दे सकता है, और जिसको आपको कन्वर्ट करके एक सेंटेंस बनाना होता है, बशर्ते उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसकी मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, बाकी सब कुछ सेम होना चाहिए, उसका मीनिंग अर्थ, बस आपको 2 सेंटेंस दिया जाएगा, 2 से ज़्यादा भी दे सकता है, उसको आपको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना रहता है, समझिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, ही रीड्स अ बुक, और दूसरा सेंटेंस दिया गया है द बुक वाज ओल्ड, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, और उसकी मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, देखिए दिया गया है ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है, और द बुक वाज ओल्ड, और जो किताब है वह पुरानी है, यानी कहने का अर्थ है वह किताब पढ़ता है, किताब पुरानी है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि वह पुरानी किताब पढ़ता है, सिंपल, कि वह एक पुरानी किताब पढ़ता है। तो क्या लिखेंगे, ही रीड्स अ ओल्ड बुक, ठीक है। देखिए अर्थ भी सही सही आ रहा है, और इसकी मीनिंग भी कहीं नहीं जा रही है, और देखिए एक सेंटेंस में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इसी तरह अगला देखिए, अगला क्या दिया गया है, ऋतु फिनिश्ड हर वर्क, कि ऋतु ने अपना काम समाप्त किया, सी वेंट टू प्ले, और वह खेलने चली गई। अब हमें इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, दोनों को कन्वर्ट करके, तो हम क्या बनाएंगे भैया, अब देखिए ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं, पार्टिसिपल। अब देखिए अगर इन जैसे कि काम ख़त्म किया और फिर दूसरा काम किया, ठीक है, पहले अपना काम ख़त्म किया और उसके बाद में वह खेलने गई, तो इन दोनों के बीच में कुछ समय तो लगा ना, तो समय लगा। अगर देखिए अगर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी समय का गैप ना होता, जैसे कि मान लीजिए मैंने सर्प देखा और मैं डर गया, तो इन दोनों के बीच में
सर्प देखा और डरने के बीच में समय तो है नहीं, तुरंत देखेंगे तुरंत ही तो डर जाएंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि सर्प देखा उसके बाद घर गए, खाना खाए, सो गए और उठे तो उसके बाद डर गए, ये का देख लियो तो ऐसा तो है नहीं, तुरंत देखेंगे तुरंत डर जाएंगे। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ ING लगा देते हैं कि हाँ सीइंग स्नेक आई अफ्रेड। ठीक है, इस तरह लिख देते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा देखिए समय दिख रहा है कि पहले उसने अपना काम ख़त्म किया और हो सकता है कुछ समय तो लगा होगा, कुछ सेकंड का ही, लेकिन समय लिया और उसके बाद में खेलने चली गई। ठीक है, यानी इसके बीच में थोड़ा सा गैप है, तो हम यहाँ पर वर्ब में ING लगा करना, हम यहाँ पर हैविंग वाला यूज करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह हम इसको लगाते हैं। जहाँ कहीं भी आपको 2 सेंटेंस दिया जाए, ठीक है, और दोनों सेंटेंस जो है, दोनों सेंटेंस एक के बाद दूसरा, तो यहाँ पर हैविंग या फिर आफ्टर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा समय हो, लेकिन इस तरह नहीं कि हाँ बस तुरंत ही, अगर तुरंत ही देखकर तुरंत रिएक्शन हो जाए ना, तो उसमें सिर्फ वर्ब में ING लगा देते हैं, वहाँ हैविंग नहीं लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, हैविंग फिनिश्ड, आफ्टर भी आप लगा सकते हैं इसमें कि आफ्टर फिनिश्ड हर वर्क, या फिर हैविंग फिनिश्ड हर वर्क कि अपना काम ख़त्म करने के बाद। ठीक है, और देखिए सी और ऋतु एक ही तो मतलब है इसका, तो हम सी ना लिखकर ऋतु ही लिख दें तो इसका अर्थ तो वही हो जाएगा ना। ठीक है, तो हमें सी लिखने की जरूरत नहीं होगी। क्या लिखेंगे ऋतु वेंट टू प्ले, सी हर हैविंग फिनिश्ड हर वर्क ऋतु वेंट टू प्ले, यानी अपना काम खत्म करने के बाद ऋतु खेलने चली गई। ठीक है, समझ में आया। अगला क्या दिया गया है कि आई एम श्योर। ठीक है, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, हरी विल हेल्प मी, हरी मेरी सहायता करेगा। 2 सेंटेंस दिया गया है, कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है इसे एक सेंटेंस। ठीक है, मैं श्योर हूँ, हरी मेरी मदद करेगा। कि मैं श्योर हूँ, क्या श्योर हो भाई, क्या श्योर हो तुम ठीक है, यही कि हरी मेरी मदद करेगा। ठीक है, यानी मैं श्योर हूँ कि हरी मेरी मदद करेगा, एक सेंटेंस में ये हो जाएगा। ठीक है, यानी आई एम श्योर, ठीक है, मैं श्योर हूँ दैट कि हरी मेरी मदद करेगा, यानी दैट लगा देंगे कंजक्शन, हरी विल हेल्प मी। ठीक, क्या दिया गया था कि मैं श्योर हूँ हरी मेरी मदद करेगा, तो हमें एक वाक्य में क्या बना है कि मैं श्योर हूँ कि हरी मेरी मदद करेगा, एक सेंटेंस में हो गया ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सेंटेंस दिया गया है कि रेशमा इज रिच, कि रेशमा जो है अमीर है, सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। इसे हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। देखिए सेंटेंस क्या दिया गया है कि रेशमा इज रिच, यानी रेशमा रिच है और वह खुश नहीं है। यानी कहने का मतलब यही है ना कि रेशमा अमीर तो है लेकिन वह खुश नहीं है। ठीक है, यानी रेशमा भले ही रेशमा अमीर है लेकिन वह खुश नहीं है। एक सेंटेंस में हो गया ना, 2 सेंटेंस दिया गया था, रेशमा अमीर है, रेशमा खुश नहीं है, तो एक सेंटेंस में हम क्या बना देंगे कि भैया रेशमा भले ही रेशमा अमीर है लेकिन वह खुश नहीं है। तो क्या लिखेंगे, आल्दो। ठीक है, यहाँ आल्दो लगा लीजिए, आल्दो। ठीक है, आल्दो रेशमा इज रिच, कि भले ही रेशमा अमीर है, यट, अब देखिए आल्दो के साथ बट नहीं लगाएंगे, यट लगाते हैं। ठीक है, यट का अर्थ होता है लेकिन। ठीक है, तो यट सी इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं है। ठीक है, देखिए अब आपका अगला टॉपिक क्या दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आपको देखिए सिंथेसिस में आपको 2 सेंटेंस दिया जाता था, उसको आपको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना रहता था और उसका अर्थ ना बदले। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही सेंटेंस दिया जाता है और एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो, लेकिन हाँ बशर्ते उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसका जो है अर्थ सही सही फिट बैठना चाहिए। ठीक है, यही करना होता है। जैसे कि क्या दिया गया है ये देखते हैं। हाँ, इसमें 2 तरह के चलता है, एक आपका डिग्री वाला, ठीक है, और एक आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, और बाकी जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव या अफर्मेटिव तो कर ही लोगे यार, इतने समझदार हो तुम लोग ना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये डिग्री वाला दिया गया है, सी इज मोर इंटेलिजेंट, कि वह अधिक बुद्धिमान है, देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, बाकी जो लड़कियां क्लास में उनसे अधिक बुद्धिमान है वह। ठीक है, अब हमें देखिए इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी कंपैरेटिव डिग्री में है, और अब हमें इसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, यानी अब हमें कंपैरिजन नहीं करना है किसका, उस लड़की का और क्लास की बाकी लड़कियों से, और मुझे दिखाना है कि हाँ सुपरलेटिव डिग्री, यानी वो क्लास में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बनाएंगे जब इसे लिखेंगे सीज। अब देखिए मोर किसके लिए लगाते हैं, जब कंपैरिजन करते हैं, लेकिन हम सुपरलेटिव बना रहे हैं इसलिए मोर को हम मोस्ट लिख देंगे कि सी वाज मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, कि वह बहुत बुद्धिमान है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। गर्ल इन द क्लास, लड़की ही तो है, जो वो है वो लड़की है, सी है लड़की ही तो है, कि वह मोस्ट यानी सबसे अधिक बुद्धिमान लड़की है इन द क्लास में। ठीक है, क्लियर। अब देखिए हाँ अब ये गर्ल तो हट जाएंगी क्योंकि कंपैरिजन तो कर रहे हैं ना, तो इसीलिए
सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं तो मोर का मोस्ट हो जाएगा कि हाँ सबसे अधिक बुद्धिमान है और क्लास पूरे क्लास में। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, डू नॉट टेल अ लाई, कि झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, अफर्मेटिव बनाना है। निगेटिव में था ना कि झूठ मत बोलो, झूठ ना बोलो, निगेटिव था ना, और अब हमें इसे अफर्मेटिव बनाना है। यानी कहने का अर्थ है झूठ ना बोलो, इसका एक वाक्य बनाना है उस, लेकिन इसका अर्थ ना बदले। तो कहने का अर्थ यही है ना कि डू नॉट टेल अ लाई, यानी झूठ मत बोलो। कहने का अर्थ है सही बोलो, सच बोलो, यही तो। झूठ ना बोलो यानी सही बोलो, सच बोलो। तो क्या लिखेंगे, टेल द ट्रूथ, यानी सच बोलो, झूठ ना बोलो यानी सच बोलो। ये हो गया इसका अफर्मेटिव। ठीक है, हाँ निगेटिव जो है ये देखिए नोट हट गया, नोट हटाएंगे तो यही तो हो जाएगा ना, झूठ मत बोलो यानी कहने का अर्थ है सच बोलो, बस सिंपल। अगला क्या है, स्विच ऑफ द फैन, यानी जो पंखा है उसे बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। ठीक है, अब देखिए पंखा बंद कर दो, इसे कोई बोले पंखा बंद कर दो, तो ये वाला देखिए लेट वाले से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेट वाले से भी ये बन सकता है, लेकिन एक और तरीका है इसे बनाने का। देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, ऑर्डर ही तो किया जा रहा है ना, स्विच ऑफ द फैन, कि हाँ दरवाज़ा सॉरी पंखा बंद कर दो। ठीक है, पंखा बंद करो तो दरवाज़ा बंद कर दो, खिड़की खोल दो, परमिशन मतलब कि ऑर्डर ही तो दिया जा रहा है ना। तो लिख देंगे यू आर ही, मतलब कि हाँ सिंपल, अगर कुछ नहीं दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर दिया जा रहा है कि हाँ तुमको कहा गया है, नहीं दिया नहीं जाएगा तो आप खुद से भी यू लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यानी तुम्हें ऑर्डर दिया गया है टू, यहाँ पर कंजक्शन टू लगाते हैं। ठीक है, कंजक्शन टू लगाते हैं, आप समझ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आएगा तो कंजक्शन टू ही लगाएंगे। ठीक है, टू स्विच ऑफ द फैन, यानी पंखा बंद करने के लिए। ठीक है, समझ में आया, स्विच ऑफ द फैन कहा गया था कि पंखा बंद कर दो, और हमने क्या लिखा, यू आर ऑर्डर्ड, कि तुम्हें आदेश दिया गया है, तुम्हें ऑर्डर दिया गया है टू स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करने के लिए। क्या इसका अर्थ बदला, थोड़ा सा भी नहीं बदला, और हमने इसे चेंज कर दिया। अब देखिए ये वाला बहुत पूछा जाता है, टू वाला बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कि ही इज टू फैट, कि वह बहुत मोटा है, टू रन फास्ट, दौड़ने के लिए, वह दौड़ने के लिए बहुत ही मोटा है। अब हमें यहाँ से रिमूव टू, यानी हमें टू हटा देना है, तो टू हटा देंगे तो क्या लिखेंगे कि ही इज सो फैट। ठीक है, कि वह बहुत मोटा है, वह बहुत मोटा है, वह इतना मोटा है दैट कि ही कैन नॉट रन फास्ट। ठीक है, यहाँ लगा देंगे कैन नॉट रन फास्ट, यही तो है ना, कि वह इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता। ठीक है, ऊपर क्या दिया गया था कि वह बहुत मोटा है दौड़ने के लिए, हमने क्या बनाया कि वह इतना मोटा है, सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, कि वह तेज नहीं दौड़ सकता। बस सिंपल हो गया ना, समझ में आ गया ना भाई लोग। चलिए सिंपल सा इतना ही तो करना है हमें, तो ज़्यादा बड़ा वो नहीं है सिंथेसिस कोई, हाँ बस थोड़ा सा समझना वाली बात है, बाकी आप तो कर ही लेंगे ना, है ना भाई। बस दो चीज़ें होती हैं, सॉरी सिंथेसिस बोला हमने, ट्रांसफॉर्मेशन था। ठीक है, हाँ सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन में एक ही जैसा होता है कि अर्थ नहीं चेंज करना होता है, लेकिन उसमें दो सेंटेंस दिया जाता है और इसमें एक ही सेंटेंस दिया जाता है, बस हाँ यही फ़र्क होता है। ठीक है, चलिए अगला क्या देगा है, सिंटैक्स। अब इसमें क्या होता है भैया, सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स में आपको गलतियाँ ढूंढनी होती है, इसमें तो तुम माहिर हो। ठीक है, अब यहाँ पर ढूंढो गलतियाँ, यहाँ पर आपको गलतियाँ ढूंढनी, यानी पर आपको कुछ गलत जो है सेंटेंस दिए जाएंगे, उनको आपको सही सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे बताओ, कुछ गलत सेंटेंस दिए जाएंगे, उनको आपको सही सेंटेंस लिखना है। जैसे कि देखिए सेंटेंस दिया गया है कि माई फ्रेंड रामू इज़ जूनियर देन मी, कि जो मेरा दोस्त है रामू वह मुझसे जूनियर है। ठीक है, तो देखिए अब लग तो रहा होगा कि हाँ पूरा सही है, पर यहाँ पर एक गलती है, जहाँ कहीं भी जूनियर आता है, सीनियर आता है, सुपीरियर आता है, वहाँ पर देन नहीं लगता, वहाँ पर ये जो देन होता है वो देन नहीं लगता, वहाँ पर क्या लगता है, टू लगता है, वहाँ पर टू लगता है। ठीक है, ध्यान में रखिए, माई फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी, सीनियर टू मी, सुपीरियर टू मी, इस तरह लगता है। जूनियर के बाद ये देन नहीं आता है। ठीक है, जहाँ भी जूनियर सुपीरियर कुछ भी दिखाई दे ना, सीनियर, तो वहाँ पर समझ जाइए वहाँ पर टू लगेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया गया है, डियर्स यानी जो हिरन है, आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में चर रहे हैं। ठीक है, अब बताओ इसकी हिंदी मुझे बता दो, पहले इसकी हिंदी बता दो तो तुरंत ही इसकी गलती पकड़ में आ जाएगी, वैसे तो दिखाई देगी नहीं, तो हिंदी तो निकालोगे कि हाँ जो हिरण है, हिरण जंगल में चर रहे हैं, हिरण चर रहे हैं। अच्छा हिरण चर रहे हैं तो यहाँ यस क्यों लगा है, अच्छा यस लगा है, तो हिरणे, हिरणे, हाँ यही तो गलती है,
हिरणे कहाँ हो जाएगा ना, यानी एस कहाँ हो जाएगा ना, एस थोड़ी लगेगा, एस थोड़ी लगेगा यहाँ पर, हिरणे थोड़ी होगा। हिरण अपने आप में पूरा बहुवचन शब्द है कि हाँ अब चल रहे हैं मवेशी है कोई, ठीक है, कहीं कोई मवेशी है तो झुंड में ही तो रहेगा ना, ठीक है, कोई मवेशी है तो मवेशी कोई चल रहा है तो अपने आप में बहुवचन है, डियर अपने आप में बहुवचन है, यस नहीं लगेगा, ठीक है। यस लगाकर अब हिरणे बनाए कि हाँ हिरणे चल रहे हैं, हिरण चल रहे हैं, ठीक है। आर लगा है इसका मतलब वैसे ही बहुवचन है, ठीक है। चलिए अगला क्या दिया गया है कि पुअर आर होनेस्ट, पुअर आर होनेस्ट। अब मुझे बताओ जो गरीब होते हैं ईमानदार होते हैं, एकदम 100% सही बात है, सही बात है, गरीब जो है ईमानदार होते हैं। अब मुझे इसका हिंदी बताओ सही से ध्यान से देखकर, तब इसमें गलती पकड़ में आएगी, ठीक है। पुअर यानी गरीब ईमानदार होते हैं, ठीक है, सही दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक गरीब की तो बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर पूरे ग्रुप की बात कर रहा है कि हाँ जो सभी गरीब होते हैं, सब गरीब, पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, यानी ये ग्रुप यानी पुअर्स होगा, ठीक है, पुअर्स होगा, पूरे गरीब की बात कर रहा है कि पूरे गरीब जो है, किसी एक गरीब की बात नहीं कर रहा है, सभी गरीब जो होते हैं ईमानदार होते हैं, इस तरह वो बताना चाहता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, हाँ तो यहाँ पर हमने क्या बताया इस वाले में कि यहाँ पर देन नहीं लगेगा, टू लगेगा, ठीक है, यहाँ पर डियर्स यस नहीं लगेगा, ठीक है। तीसरे में क्या बताया कि हाँ पुअर ना करके पुअर्स हो जाएगा, क्योंकि पूरे गरीब वर्ग की बात कर रहा है कि जो पूरे गरीब वर्ग होता है वो ईमानदार होता है। अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है कि इकोनॉमिक्स आर नॉट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स जो है कोई मेरे लिए रुचिकर विषय नहीं है। अब देखिए आर कहाँ लगाते हैं, जहाँ बहुवचन होता है, हाँ भैया बहुवचन जहाँ होता है वहाँ आर लगाते हैं, तो यहाँ पर कहाँ बहुवचन है, ये देखिए ये यस लगा हुआ है इकोनॉमिक्स में, ये बहुवचन है, ये बहुवचन है कोई, ये बहुवचन नहीं होता है भाई, क्यों देखकर कन्फ्यूजन डाल रहे हो, ये बहुवचन बिल्कुल भी नहीं होता है। कहीं भी इकोनॉमिक्स दिखे, ठीक है, मैथमेटिक्स दिखे, ठीक है, अंत में क्या लगा होता है, मैथमेटिक्स में एस लगा होता है, ठीक है, पॉलिटिक्स में क्या लगा होता है, पॉलिटिक्स में क्या लगा होता है, एस लगा होता है, तो ये सब एस लगने से बहुवचन थोड़ी हो जाता है ठीक है, तो आर कहाँ हो जाएगा, आर नहीं लगेगा, ये तो वैसे लगा रहता है, बहुवचन नहीं हो जाएगा एस लगने से। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री बोल दिए, और क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स, तो अंत में एस लगा होता है, तो ये एस देखकर ये बहुवचन नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं लगेगा इकोनॉमिक्स, हाँ सॉरी ये आर नहीं लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा इज लगेगा, कोई विषय है इज लगेगा, ठीक है, ये एस बहुवचन नहीं होगा, तो गलती यहाँ पर क्या है, एस नहीं लगेगा, यहाँ पर सॉरी आर नहीं लगेगा, ठीक है, इज लगेगा, इकोनॉमिक्स इज नॉट इंटरेस्टिंग समझे फॉर मी, ठीक है। पुअर आर, हाँ यहाँ पर पुअर्स हो जाएगा, ठीक है, यस लगा दो पुअर्स, और ये डियर्स से एस हट जाएगा, जूनियर टू लग जाएगा, ठीक है, क्लियर है कि हाँ बहुत सारी गलतियाँ हमने इसमें ढूंढ ली। इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा जिनको आपको उन सेंटेंस की गलतियाँ ढूंढना होगा, ठीक है मेरे भाई, तो ढूंढ लेंगे ना, इसी तरह आएगा, सिंपल सा रहेगा यार। चलिए ठीक है, इतने बात क्लियर है, तो फिर जो नए लोग हैं प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लास आपको आप तक हमारा पहुंचाने का वादा रहता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो आपको अगर आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं तो बहुत ही कम समय में जो आपके हर एक चैप्टर का हम रिवीजन करवाते हैं, हर एक जो है सब्जेक्ट का रिवीजन करवाते हैं पूरा 1 शॉट, ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अगला क्या दिया गया है, एंटोनियम्स। इसमें क्या होता है, एंटोनियम्स में आपको एंटोनियम्स का मतलब आप लोगों को सुन रखा है आप लोगों ने, बिलोम। एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है, बिलोम। बिलोम शब्द क्या होता है, उल्टा, क्या कहते हैं, उल्टा, यानी ऊपर नीचे, धूप छाँव, शहर से लेकर गांव तक, सर से लेकर पाँव तक, धूप से लेकर छाँव तक, ठीक है, और क्या कहते हैं, शहर से लेकर गांव तक, तो वही उसका उल्टा, ठीक है, ज़मीन का आसमान, चोर पुलिस, ठीक है, इस तरह आपको उल्टा लिखना होता है। उल्टा कहने का मतलब है एंटोनियम्स, ठीक है, बिलोम शब्द, ठीक है, ये तो कर लोगे ना। चलिए देखते हैं कैसे लिखे करेंगे हम। क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द एंटोनियम्स ऑफ फ्रीडम इज क्या होगा, यानी जो फ्रीडम है इसका बिलोम क्या होगा। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आज़ादी, ठीक है, फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आज़ादी, ठीक है। अब आज़ादी का इसमें बिलोम ढूंढो, आज़ादी का बिलोम, तो देखिए फॉरेनर मतलब होता है विदेशी, आज़ादी का उल्टा विदेशी, ये तो होगा नहीं, ठीक है, गलत पहले ढूंढ कर काट दो। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, आज़ादी प्राकृतिक, ये भी नहीं होगा। ब्रेवरी बहादुर, आज़ादी बहादुर, बहादुरी, ये भी तो नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा। चलिए अगला कहते हैं बॉन्डेज यानी बंधन, आज़ादी और बंधन, हाँ ये फिट बैठ रहा है,
ये फिट बैठ रहा है। आज़ादी का उल्टा क्या होगा? बॉन्डेज यानी बंधन, ठीक है। फॉरेनर मतलब होता है विदेशी, और नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी, ठीक है। बॉन्डेज मतलब होता है बंधन, तो आज़ादी का उल्टा क्या हो जाएगा? बंधन, यानी जो इसका ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बॉन्डेज यानी बंधन, आज़ादी का उल्टा बंधन, आज़ादी का एंटोनियम्स बंधन, बॉन्डेज। ओके, चलिए अगला क्या देगा है कि आपको बताना है द इंटोनियम्स, सॉरी एक सेकंड, आपको बताना है इंटोनियम्स ऑफ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का आपको विलोम बताना है, इंटोनियम्स बताना है, ठीक है। बता दो भाई, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? लचीला, लचीला इसका मतलब क्या होता है? लचीला, ठीक है। अब लचीला का इसमें उल्टा ढूंढो, लचीला का उल्टा क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी, यानी फ्लेक्सिबल का एंटोनियम क्या होगा, ठीक है। पता तो हो गया होगा कि हाँ फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है, तो लचीला का हमें उल्टा ढूंढना है। तो लचीला, ये सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, लचीला मुलायम, लचीला का उल्टा मुलायम नहीं यार, ये तो नहीं होगा। लचीला का उल्टा मुलायम थोड़ी हो जाएगा। लचीला न्यू, नया, ये भी नहीं होगा यार। लचीला का उल्टा नया कहाँ से हो जाएगा? अच्छा चीप, चीप मतलब होता है सस्ता, ठीक है। लचीला सस्ता, यार सस्ता महंगा का होता है यार, ये भी नहीं होगा। हार्ड यानी कठोर, लचीला और कठोर, हाँ ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। लचीला का उल्टा क्या हो जाएगा? कठोर, यानी फ्लेक्सिबल का एंटोनियम क्या हो जाएगा? हार्ड। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, हार्ड मतलब कठोर, लचीला का उल्टा कठोर। चलिए अगला क्या दिया गया है? दिया गया है एक्सपेडिट। एक्सपेडिट का एंटोनियम्स, द एंटोनियम्स ऑफ एक्सपेडिट, यानी एक्सपेडिट का एंटोनियम क्या होगा? तो बता दीजिए भैया, एक्सपेडिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। हिंदी आपको पता होगी तो और भी ढूंढने में जो आसानी होगी। अब देखिए, एक्सपेडिट का मतलब होता है शीघ्र, शीघ्र या नहीं जल्दी, ठीक है, शीघ्र या जल्दी, ठीक है। तो चलो, यानी इसमें हमें शीघ्र का उल्टा ढूंढना है। तो बेगिन मतलब होता है प्रारंभ करना, तो शीघ्र प्रारंभ ये भी नहीं बैठ रहा। स्टार्ट मतलब भी प्रारंभ होता है, तो ये भी नहीं होगा। फॉलो मतलब बहना होता है, ठीक है, फॉलो मतलब बहाना होता है या फिर बहना, ठीक है। तो यह भी तो नहीं होगा। शीघ्र का उल्टा डिले, डिले मतलब देरी, शीघ्र का मतलब शीघ्र का उल्टा देरी, ये सही रहेगा, ठीक है। यानी शीघ्र का एक्सपेडिट का एंटोनियम क्या हो जाएगा? डिले, ठीक है, ये डिले हो जाएगा इसका उल्टा, यानी इसका मतलब एक्सपेडिट का मतलब शीघ्र और डिले का मतलब देरी, ठीक है। सही बैठ रहा है ना। चलिए अगला क्या देगा है? द एंटोनियम्स ऑफ एनशिएंट, द एंटोनियम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब क्या होता है? एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन का उल्टा क्या होगा? बताओ, प्राचीन का उल्टा का क्या होगा? यानी एंशिएंट का एंटोनियम क्या होगा? तो भैया एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना, पुराना का उल्टा तो पुराना होगा नहीं, यानी ओल्ड तो होगा नहीं। शार्प मतलब नुकीला होता है, ये भी नहीं होगा। फ्रेश मतलब होता है ताज़ा, अब प्राचीन का उल्टा ताज़ा थोड़ी होगा। न्यू मतलब होता है नया, न्यू मतलब क्या होता है? नया, यानी प्राचीन का एंटोनियम क्या हो जाएगा? नया। प्राचीन का उल्टा ही तो हमें ढूंढना है ना, तो प्राचीन का उल्टा क्या हो जाएगा? नया, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो प्राचीन का उल्टा क्या हो जाएगा? नया। एंशिएंट का एंटोनियम पूछा था, तो एंशिएंट का एंटोनियम हमें मिल गया, क्या होगा? न्यू। एंशिएंट मतलब प्राचीन, न्यू मतलब नया, प्राचीन नया, ठीक है। चलिए अब अगला क्या दिया है? सिनोनियम्स। सिनोनियम्स में क्या होता है? सिनोनियम्स में आपको पर्यायवाची आपने सुना है, उसी तरह होता है, ठीक है, उसी तरह लिखना होता है। सिनोनियम्स का हिंदी रूप होता है कि समानार्थी शब्द, आपको समानार्थी शब्द लिखना होता है, ठीक है। ऑप्शन करके दिया जाएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। दिया गया है पहला क्वेश्चन, द सिनोनियम ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी का सिनोनियम क्या होगा? यानी डेस्टिनी का वो समानार्थी क्या होगा, ठीक है। तो डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? भाग। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? भाग। अब बताओ भाग का समानार्थी क्या होगा? तो भाग, डिफीट मतलब होता है हार, ये तो होगा नहीं, ठीक है। डिफीट का मतलब हार, पराजय, ये तो नहीं होगा भाग का उल्टा। विक्ट्री का मतलब होता है विजय, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास जिसे कहते हैं, ठीक है, तो यह भी नहीं होगा। और फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो डेस्टिनी का सिनोनियम क्या हो जाएगा? फॉर्च्यून, ठीक है। फॉर्च्यून इसका राइट आंसर हो जाएगा डेस्टिनी का। डेस्टिनी मतलब भाग, फॉर्च्यून मतलब भाग, ठीक है। चलिए अगला क्या देगा है? द सिनोनियम ऑफ डिस्ट्रॉय, यानी डिस्ट्रॉय का सिनोनियम क्या होगा? डिस्ट्रॉय का समानार्थी क्या होगा? बता दीजिए फटाफट। तो डिस्ट्रॉय का मतलब ही क्या होता है? डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर देना, कोई चीज़ है उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर देना। तो फिनिश मतलब होता है समाप्त। अब समाप्त कोई अध्याय भी होता है, तो अध्याय को नष्ट तो बोल नहीं सकते ना, ये तो नहीं हो सकता। स्टॉप मतलब रुकना होता है, रुकना नष्ट करना यार बहुत अंतर होता है, ये तो नहीं होगा। एंड मतलब होता है समापन, समापन कोई फिल्म जो है एंड हो गई, यानी कोई फिल्म नष्ट हो गई, ये तो नहीं बैठ रहा यार। डिमोलिश मतलब होता है संपूर्ण पूर्ण रूप से नष्ट करना, ठीक है, यानी नष्ट, पूर्ण रूप से नष्ट, यही हो जाएगा इसका सिनोनियम। यानी डेस्टिनी का सिनोनियम क्या हो जाएगा? सॉरी,
डिस्ट्रॉय का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिमोलिश। ठीक है, इसका दोनों का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से कोई चीज़ जो है नष्ट कर देना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए और भी सिनोनिम दिए गए हैं, जैसे द सिनोनियम्स ऑफ एबंडन। एबंडन का आपको सिनोनियम बताना है। ठीक है, एबंडन का सिनोनियम क्या होगा, एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देना, एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, हाँ जो मेरे नए भाई लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लास इस चैनल पर देखने को मिलती रहती हैं हमेशा। ठीक है, रोज़ आती हैं। अब देखिए द सिनोनिम्स ऑफ एबंडन यानी छोड़ देना का जो है समानार्थी क्या होगा, समानार्थी, ध्यान सुनना, समानार्थी है। ठीक है, पर्याय मतलब कि वो नहीं है विलोम। ठीक है, उल्टा नहीं ढूंढना है, समानार्थी ढूंढना है, इसका पर्यायवाची ढूंढना है। तो छोड़ देना, गिव मतलब देना होता है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, एब्यूज मतलब गाली देना, छोड़ देना, गाली देना, ये तो नहीं होगा। ठीक है, परमिट मतलब होता है कोई अनुमति देना, तो छोड़ देना, अनुमति देना, इसका भी समानार्थी नहीं बैठ रहा। लीव मतलब होता है छोड़ देना, लीव मतलब होता है छोड़ देना, तो यानी इसका समानार्थी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अबेंडन मतलब छोड़ देना और लीव मतलब भी छोड़ देना। ठीक है, ये इसका समानार्थी हो जाएगा। चलिए अगला क्या देगा, द सिनोनियम ऑफ डिस्कवर। डिस्कवर का सिनोनियम बताना है। डिस्कवर का मतलब क्या होता है, खोज, खोज करना, कोई वर्णन करना। ठीक है, खोज करना कोई, ठीक है, कोई चीज़ खोज निकालना। तो शो का मतलब होता है दिखाना, दिखाना, खोज करना, ये तो नहीं बैठ रहा। अगला क्या देखा, लाओ मतलब आज्ञा देना, ये भी नहीं होगा। कॉन्वरेज मतलब क्या होता है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो यह भी नहीं होगा। और एक्सप्लोर का मतलब होता है कोई चीज़ वर्णित करना या फिर कोई चीज़ पर्दाफाश करना या खोज करना। ठीक है, तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनियम हो जाएगा एक्सप्लोर। ठीक है, डिस्कवर का सिनोनियम क्या हो जाएगा, एक्सप्लोर। इन दोनों का मतलब क्या होता है, खोज करना। ठीक है, कोई चीज़ खोज करना, सर्च करना। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। चलिए तो अगला क्या दिया गया है कि आइडियम्स एंड फ्रेजेज। अगला टॉपिक हमारा आ चुका है। ठीक है, चलिए बस हाँ कुछ टॉपिक और हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, और क्या होगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। ठीक है, बस कुछ टॉपिक और बचे हैं। ठीक है, फटाफट इनको भी कवर कर ही लेते हैं। आइडियम्स एंड फ्रेजेज अब क्या होता है, प्रमुख लोकोक्तियों मुहावरे, जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ रखा है ना, हाँ कि 9-2-11 होने का क्या मतलब होता है, उसी तरह कि हाँ चोर को देखकर पुलिस, 9-2-11 का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, तो वही होता है इसमें भी वही तरह होता है, उसी तरह होता है जैसे कि उसमें होमोफोन्स आपने हिंदी में क्या पढ़ रखा है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, उसको आपने यहाँ पर पढ़ना है होमोफोन्स के रूप में। वहाँ आपने पढ़ रखा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसे यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में पढ़ना है। तो जो कुछ आपका हिंदी व्याकरण में है वही सब इंग्लिश ग्रामर में भी है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ वहाँ पर आप वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, इस सिंटेक्स जो है वहाँ पर पढ़ते हैं, अशुद्ध अशुद्ध वाक्य वहाँ भी दिया जाता है। सेंटेंस जो है यहाँ पर करेक्शन दिया जाता है वर्ड का, वहाँ भी आपको कुछ वाक्य दिए जाते हैं जिसमें गलतियाँ होती हैं, उसमें उसको ढूंढ कर लिखना होता है। ठीक है, मतलब कि उनको सही करना होता है। तो वहीं जो आपको हिंदी में जो कुछ आपने पढ़ा है व्याकरण में, वो सब आपको इंग्लिश व्याकरण में भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं प्रमुख हमारे जो आइडियम्स एंड फ्रेजेज हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए पहला दिया गया है किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब क्या होता है, किथ एंड किन, तो किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी। किथ एंड किन का मतलब क्या होता है, सगे संबंधी। ध्यान में रखिए, सगे संबंधी। अब बताओ इनमें से कौन सा जो वर्ड है जो सगे संबंधी को दिखाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो होगा नहीं, फ्रेंड मतलब दोस्त होता है यार, सगे संबंधी नहीं होता। रिलेटिव मतलब देखिए, इनेमी का मतलब होता है, इनेमी का मतलब होता है दुश्मन, सगे संबंधी का मतलब दुश्मन होता है, थोड़ी नहीं होता। देखिए रिलेटिव, हाँ रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार या सगे संबंधी, इन्हीं को कहते हैं सगे संबंधी या फिर रिश्तेदार। ठीक है, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फेक फ्रेंड का मतलब क्या होता है, नकली यार या नकली दोस्त, तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, और किस एंड किन मतलब सगे संबंधी। ठीक है, ये सही बैठ रहा है। बाकी फेक फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, फेक फ्रेंड्स, नकली यार। ठीक है, तो नकली यार अपने ज़िंदगी में कभी मत बनाना। ठीक है, जो भी दोस्त बनाना कम रहें पर अच्छे रहें। ठीक है, कम रहें अच्छे रहें, समय पर साथ दें। बाकी और जनसंख्या बढ़ाने से, ज़्यादा दोस्त बनाने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, ज़्यादा नकली दोस्त भी बना लेंगे तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। 2-4 हों, सच्चे दोस्त हों, चलेगा। ठीक है, अगला क्या है, द फ्रेज सेट इन मीन्स, सेट इन इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, सेट इन इसका क्या अर्थ होगा, तो सेट इन का अर्थ क्या होता है, सेट इन का अर्थ होता है शुरुआत। इसका अर्थ क्या होता है, शुरुआत। अब बताओ इसमें से कौन सा वर्ड है जो शुरुआत से मिलता जुलता है। स्टॉप मतलब यार रुकना होता है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, प्रोड्यूस भी नहीं होगा यार, मूव भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका बेगिन मतलब होता है शुरुआत करना या आरंभ करना, आरंभ शुरुआत, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेट इन मतलब शुरुआत, और टू बेगिन मतलब होता है आरंभ करना। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा आइडियम्स एंड फ्रेजेज का। अगला दिया है बोन ऑफ कॉन्टेंशन। बोन ऑफ कॉन्टेंशन। अब बोन ऑफ कॉन्टेंशन का मतलब क्या होता है, झगड़े की जड़। अब बताओ झगड़े की जड़, इनमें से कौन सा अर्थ जो है झगड़े की जड़ को दिखाता है। सोल्यूशन फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या दिया, सोर्स ऑफ क्वारल, यानी क्वारल मतलब झगड़ा, और सोर्स मतलब स्रोत, यानी झगड़े का स्रोत। ठीक है, तो यही हो जाएगा झगड़े का स्रोत या फिर झगड़े की जड़, यही इसका बी आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला दिया गया है द फ्रेज एक्ट अपॉन का अर्थ क्या होगा। एक्ट अपॉन का अर्थ क्या होगा, बता दो भाई लोग।
इसका अर्थ क्या हो? एक्ट अपॉन का मतलब होता है फॉलो करना, कोई भी चीज़ है उसका अनुसरण करना, ठीक है। हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको? अनुसरण करना, ठीक है। क्या लिखेंगे? एक सेकंड, अनुसरण, ठीक है, अनुसरण, इस तरह लिखोगे, अनुसरण करना, ठीक है। कोई भी चीज़ अनुसरण है तो अनुसरण यानी फॉलो करना। फॉलो से आपने देख लिया होगा, ठीक है, टू फॉलो सजेशन। चलिए, आइडियम्स और फ्रेजेस हमारे हो चुके हैं। अब हमें क्या बताना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या होता है कि आपको एक पूरा सेंटेंस दिया जाता है और उसका जो है अर्थ एक वर्ड में बताना होता है। जैसे कि हमने हिंदी में पढ़ा नहीं था कि हाँ, जो पढ़ा लिखा हो साक्षर, जो पढ़ा लिखा ना हो निरक्षर, तो उसी तरह इसमें पूछा जाता है। क्या पूछा गया है कि वन हु डज नॉट ईट मीट इज कार्ड, कि जो खाना नहीं खाता वह क्या कहलाता है, ठीक है। सॉरी, मांस नहीं खाता वह क्या कहलाता है? बताओ, जो मांस नहीं खाता उसे क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। नॉन वेजिटेरियन कैसे कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन कहते हैं मांसाहारी को, ठीक है। क्या कहते हैं? मांसाहारी को, ठीक है। और वेजिटेरियन मतलब होता है शाकाहारी, शाकाहारी होता है, ठीक है। और ओमनिवोरियस का मतलब होता है, ओमनिवोरियस का मतलब होता है सर्वाहारी, ठीक है, सर्वाहारी। और पैरासाइट का मतलब होता है, पैरासाइट का मतलब होता है एक सेकंड, परजीवी, परजीवी होता है, ठीक है। तो इसमें से बताओ कि जो मांस नहीं खाता वो क्या होता है? जो मांस नहीं खाता अब देखिए, परजीवी तो होगा नहीं, ये दूसरों पर आकर्षित रहते हैं, आश्रित रहते हैं, तो मांस तो खाते ही खाते हैं। और सर्वाहारी उसे कहते हैं जो सब कुछ खाए, मांस खाए, साग खाए, सब्जी खाए, सब, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। मांसाहारी तो मांस खाता है, पूछा क्या गया है? मांस नहीं खाता, तो शाकाहारी यानी वेजिटेरियन। इसका जो बी आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ, एक और क्वेश्चन है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, कि एक आदमी है, कोई एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति, उसे क्या कहेंगे? जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उसे क्या कहेंगे? बताओ, क्या कहेंगे उसे? हाँ, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए, इसका आंसर आप ढूंढ कर मुझे बताओ कि इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए, इजोटिस्ट का मतलब होता है, इजोटिस्ट का मतलब होता है अहमवादी, ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है? अहमवादी। और बात करें थिस्ट की, तो इसका मतलब अर्थ होता है आस्तिक, ठीक है, आस्तिक। और एथियस्ट का मतलब क्या होता है? नास्तिक, ठीक है। इसका क्या मतलब है? नास्तिक। तो बताओ इसका कौन सा अर्थ सही होगा, ठीक है। थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, यानी ईश्वर में विश्वास करने वाला। हमसे क्या पूछा गया? ईश्वर में विश्वास ना करने वाला, यानी क्या हो जाएगा? एथिस्ट। कहने का अर्थ है नास्तिक, नास्तिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एथिस्ट। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ठीक है। यही तो पूछा गया था। होमोफोन्स दिया गया है हमको, होमोफोन्स दिया गया है, ठीक है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर आपने पढ़ रखा है हिंदी में, वही है कि दो शब्द दिए जाएंगे, पढ़ने में लगेगा एक ही है, लिखने में अलग रहेंगे और अर्थ भी अलग रहेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, दिया गया है वेट और वेट, ठीक है। हाँ, जो लोग मेरे नए भाई लोग हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। चलिए, ठीक है। तो वेट और वेट एक क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए, पढ़ने में तो लग रहा है कि एक ही है ना, वेट वेट, लेकिन देखिए इनका जो अर्थ होगा वो अलग होगा, वो वही अर्थ हमें लिखना रहता है, ठीक है। अब जैसे वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब होता है इंतजार, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, ठीक है। इंतजार, वेट का मतलब क्या हो जाएगा? इंतजार। और इस वाले वेट का मतलब क्या हो जाएगा? भार या फिर वजन, ठीक है। यही हमें लिखना रहता है। चलिए, अगला क्या देगा है? वीक या वीक, वीक वीक पढ़ने में एक ही जैसा लग रहा है ना, लेकिन इसका जो अर्थ होगा अलग होगा, वही दोनों अर्थ हमें लिखना है। तो वीक का मतलब होता है सप्ताह, ठीक है। वीक का मतलब क्या होता है? सप्ताह। और इस वाले वीक का मतलब क्या होता है? कमज़ोर, ठीक है। इस वाले वीक का मतलब क्या होता है? कमज़ोर, ठीक है। समझ में आया किस तरह होता है? दो अर्थ, दो शब्द दिए जाते हैं और जिनका अर्थ होता है अलग अलग होता है, ठीक है। पढ़ने में लगता है एक ही है पर अर्थ अलग अलग होता है, तो वही हमें लिखना रहता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक वेट हमने लिखा इंतजार, एक वेट मतलब भार, एक वीक मतलब लिखा सप्ताह, एक वीक मतलब क्या लिखा? कमज़ोर। चलिए, अगला क्या देगा है? हाँ, और दिया गया है लोन। अब बताओ, लोन का मतलब क्या होगा? पढ़ने में दोनों लग रहा है एक ही है, लेकिन अर्थ जो है अलग है, और हमें वही तो लिखना है ना। तो लोन का मतलब होता है अकेला, कोई अकेला व्यक्ति है, आई एम अ लोन बॉय, ठीक है, अकेला। और लोन का मतलब क्या होता है? कर्जा, कर्ज, ठीक है, जिसे कहते हैं कर्ज, उधारी, वो वाला, ठीक है। अब देखिए, गेट दूसरा दिया गया है गेट। अब बताओ गेट का होमोफोन्स क्या होगा? मतलब इसका इन दोनों का अर्थ क्या होगा? तो एक गेट हो जाता है दरवाज़ा वाला गेट, ठीक है, दरवाज़ा वाला गेट। और एक गेट क्या होगा? बताओ भाई लोग, एक गेट क्या होगा? एक गेट हो जाता है दरवाज़ा वाला गेट, एक गेट क्या होगा? एक गेट का मतलब हो जाता है चाल, ठीक है। चलिए, क्लियर है? तो इस तरह आपको दो वर्ड्स दिए जाते हैं जिनका अर्थ अलग अलग होता है, वही लिखना रहता है होमोफोन्स में, ठीक है। क्लियर है? हाँ, बस खत्म हो चुका हमारा। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने पूरा जो है ग्रामर जो है इंग्लिश ग्रामर पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बहुत बहुत बधाई, यहाँ तक आप बने हुए हैं। और तो चलिए, मैं आपको कुछ और भी दे देता हूँ। ये सेंट्रल आइडिया वाली क्लास है, पूरा सेंट्रल आइडिया एक क्लास में है, आप जाकर चैनल पर देखना, ठीक है। 2-3 वीडियो स्क्रॉल करेंगे, उसके नीचे ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, पूरा सेंटर बहुत ही आसान शब्दों में बताया, जाकर देख लेना। बाकी ये मेरे क्लास 10th वाले भाई लोगों के लिए है, जो क्लास 10th में इस साल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए है ये चैनल, ठीक है।
मैंने भी यहीं से पढ़ाई की है, उतना ज़्यादा नहीं, फिर भी यहाँ से पढ़कर मेरा 94% आया था। एक अच्छा मार्क्स होता है कहा जाता है, लोग कहते हैं, पर मुझे तो नहीं लगता कि हाँ 94% कोई अच्छा नंबर है। ठीक है, बाकी आपका क्या गोल है? 94%, 95%, 90 या रैंक 1? आप बताना, ठीक है, आप बताना कमेंट करके। चलो अगला क्या है? हाँ, ये करना ना भूलना, सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो यार। इतना छोटा सा बच्चा बोल रहा है सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और तुम कर नहीं रहे हो। ठीक है, कर लेना यार सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करके यहाँ पर आपको इस तरह बेल आइकन दिया, ये क्या बना दिए ये बेल है। ठीक है, बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको ऑल पर सेट कर देना। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए। तो एक क्लास जो है हमारी ग्रामर वाली हो चुकी है। अब हम जो है लिटरेचर वाली एक क्लास और लेकर आएंगे, तो उसमें पूरा जो है इंग्लिश पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।